नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आई एम इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप की कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए कि हम कार्बन के अपर रूपों की चर्चा कर रहे थे। आपको प्यारे बच्चों बताया था कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप और एक कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। एक तो क्रिस्टलाइज्ड एलोट्रॉप्स और एक नॉन क्रिस्टलाइज्ड एलोट्रॉप्स। तो प्यारे बच्चों, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं कि कार्बन के वे अपर रूप जिनका आकार, आकृति, बनावट अर्थात उनकी ज्यामिति निश्चित हो, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन के वे अपर रूप जिनका आकार, आकृति, बनावट निश्चित ना हो, अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हमने चर्चा की कि जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उन्हें हमने मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन की चर्चा की थी। आज बड़े शॉर्ट में दोबारा फिर हम चर्चा कर रहे हैं इनकी, फिर आगे बात करेंगे डिटेल से अक्रिस्टलीय अपर रूपों की। तो हीरा, यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? बोलो हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। शुद्ध हीरा पारदर्शी और रंगहीन होता है। काले रंग का हीरा बोर्ड अथवा कार्बोरेंडम कहलाता है। इसके अलावा हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, अतः हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः हीरा विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का रोधी होता है। यह प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। कौन? हीरा। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ होने के कारण हीरे का उपयोग संगमरमर को काटने के लिए, संगमरमर का जो पत्थर आता है उसको काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। शीशा यानी कि कांच को काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है, और हीरे को काटने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। फिर प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था इसमें आगे चल करके कि सबसे पहले कृत्रिम जो हीरा था, आर्टिफिशियल जो डायमंड था, वो मियान्स ने तैयार किया। मियान्स नामक व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम हीरे को तैयार किया था। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है आगे हम बात करेंगे विशेष रूप से। इसके अलावा हमने पढ़ा था हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा के सेवन से मानव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कोहिनूर हीरा भारत की देन है। वर्तमान में वो इस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में लगा हुआ है। वो कोहिनूर जो हीरा था उसका जो वेट था 186 कैरेट का था। एक कैरेट लगभग 200 मिलीग्राम के आसपास होता है। तो प्यारे बच्चों, फिर हमने आगे चल के पढ़ा था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसे हम लेड पेंसिल भी कहते हैं। कागज पर रगड़ने से काला रंग छोड़ता है, अतः इसका उपयोग पेंसिल के रूप में किया जाता है। पहले ग्रेफाइट को सीसा, प्लम्बम, पीबी का अपर रूप माना जाता था, इसलिए इसे हम लेड पेंसिल भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, न कि शीशे का। फिर हमने पढ़ा था ग्रेफाइट एक ऐसे धातु है जिसमें चालकता का गुण पाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें चालकता का गुण पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वह धातु है कौन? ग्रेफाइट। फिर हमने आगे चल करके पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट है ये चिकना, मुलायम एवं परतीय होता है, अतः इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में या ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में मशीनों के कल पुर्जों में किया जाता है। भारी जल यानी डीटो के साथ ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग नाव के रिएक्टरों में नियंत्रक मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। यह हमने इस चीज पर चर्चा की। फिर प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतीय संरचना होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, अतः एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। यह हमने इसकी चर्चा की। फिर हमने पढ़ा था लास्ट में फुलरिन की खोज 1960 में बकमिनिस्टर फुलर नामक व्यक्ति ने की। इसे बंकी बॉल भी कहा जाता है। फुलरिन के एक अणु में लगभग कार्बन के 60 से 70 परमाणु पाए जाते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर फुलरिन कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन ताप और दाब बढ़ाने पर फुलरिन में अति चालकता का गुण पाया जाता है। तो ये हमारा क्रिस्टलीय अपर रूप समाप्त हुआ। आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे
कोयला। क्या पढ़ेंगे बोलो भैया? कोयला। देखो अगर अपन कोयले की बात करना चाहें तो कहा जाता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पी, ली, बी, ए। पी का मतलब पीट, ली का मतलब लिग्नाइट, बी का मतलब बिटुमनी और ए का मतलब एंथ्रासाइड। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पी, ली, बी, ए। पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइड। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार का होते हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमन और एंथ्रासाइड। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों वो करेंगे पीट की। पीट, तो देखो पीट की बात करना चाहें तो कहा जाता है कि इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक पाई जाती है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है। क्वेश्चन आता है भैया सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या है? तो सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? बोलो बच्चों, पीट। इसके अलावा यह अधिक ईंधन में कम ऊर्जा देता है और इससे प्रदूषण भी अधिक होता है। किससे? बोलो, पीट से। इससे प्रदूषण अधिक होता है। इसके अलावा अगला हम बात करें लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट की अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो जो ये लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 74% तक पाई जाती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 60 से 74% तक पाई जाती है। लिग्नाइट जो कोयला है यह राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है। कई बार क्वेश्चन आता है, एक बार आरएस प्रीलिम्स में पूछा था कि निम्न में से राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है, तो राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला प्यारे बच्चों कौन है? लिग्नाइट। लिग्नाइट की अगर अपन बात करें तो ये जो लिग्नाइट जो कोयला है राजस्थान में अगर अपन बात करें पलाना, बरसिंहसर, कपूरडी यानी कि अगर अपन बीकानेर, बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं वहां प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इस लिग्नाइट कोयले का उपयोग राजस्थान में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। बाकी आप राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो सर डिटेल में बताई देंगे आपको, लेकिन अभी तो इतना ध्यान रखना है लिग्नाइट राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला। एक बार आरएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। लिग्नाइट की बात करना चाहे तो राजस्थान में इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और राजस्थान में प्रमुख खाने जो लिग्नाइट की हैं वो कपूरडी है, बाड़मेर में, पलाना, बरसिंहसर है, बीकानेर में है और भी राजस्थान के लगभग मोस्टली जिलों में कोयले पाए जाते हैं। अगला अगर अपन बात करें अगला कोयला की बिटुमनी, जो बिटुमनी नाम का जो कोयला है, बिटुमनी जो कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है यह लगभग 75% से 88% तक पाई जाती है। यह सर्वाधिक काम में आने वाला कोयला है। बिटुमनी जो कोयला है वो सर्वाधिक काम में आने वाला कोयला है। इसका उपयोग वास्तविकता में अगर अपन बात करें तो इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। रेल के इंजनों में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से बिटुमनी कोयले का उपयोग किया जाता है। वैसे तो आपको अगर बात करें तो भारत में बिटुमनी कोयले की बहुत सारी खानें हैं। अगर अपन झारखंड की बात करें, अगर अपन पश्चिम बंगाल की बात करें और बहुत छत्तीसगढ़ है, वहां कोयले की खानों की प्रसिद्ध खाने हैं। कभी इनकी चर्चा आपसे करेंगे, जीके वाले सर या ज्योग्राफी में सर पढ़ाएंगे, आपको डिटेल बता देंगे। लेकिन साइंस में आपको इतना याद रखना है कि जो बिटुमनी जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 88% तक पाई जाती है। ये काले भूरे रंग का एक कोयला होता है। कौन? बिटुमनी कोयला। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एंथ्रासाइड की, तो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 89% से लगभग 96% तक पाई जाती है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। यह कम ईंधन में अधिक ऊर्जा देता है, यह धुआं भी कम देता है, अर्थात इससे प्रदूषण भी कम होता है। इसे बार बार काम में लिया जा सकता है, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा भी काम में लिया जा सकता है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होगा एंथ्रासाइड। अब प्यारे बच्चों दिमाग में यह आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। तो एक बार आईएएस प्रीलिम्स में पूछा था कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों का बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखो कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों का सही क्रम है। तो देखो बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे
पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। इससे ज्यादा कार्बन की मात्रा मिलेगी लिग्नाइट में, और लिग्नाइट से ज्यादा मिलेगी बिटुमनी में, और बिटुमनी से ज्यादा कार्बन किस्म मिलेगा एंथ्रासाइट में। ये तो हो गया कार्बन की मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम। अगर घटता हुआ क्रम क्वेश्चन आता है तो पहले एंथ्रासाइट, फिर बिटुमनी, फिर लिग्नाइट, और उसके बाद प्यारे बच्चों पीट। तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं साइंस में। यह राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है लिग्नाइट, और क्वेश्चन सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। वैसे तो बहुत डिटेल की बातें हैं कोयला, कभी ज्योग्राफी में आप पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़ना, लेकिन यहां अपना इतना ही काम चल जाएगा। कोयले के बाद अगला अपर रूप है कार्बन का कोक। कोक की बात करना चाहें तो कोक कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है। कोक कैसे बना जाता है कि इसे कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चे आप समझते हो कोयले वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक तो लकड़ी का कोयला, एक खानों से जो खोदकर जीवाश्म जो फॉसिल्स के दबने से जो बनता है वो एक जीवाश्मी कोयला होता है, जिसे अपन भूगर्भ से जमीन से खोदकर निकालते हैं। लकड़ी का कोयला आप जानते हैं, लकड़ी कोयले को आप जलाओगे उसकी तुरंत राख बन जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कोक की, कोक कैसे प्राप्त होता है कि उत्तम किस्म के कोयलों को जलाने के बाद जो राख बनते हैं, बजरी के से भूरे भूरे जो कण बनते हैं, उन्हें हम कोक कहते हैं। जैसे कोयले को आप जलाओगे, कोयले को जलाने के बाद जो बारीक बारीक से कण जो प्राप्त होते हैं काले भूरे ब्राउन कलर के से, वो जो होते हैं ना, वो कोक कहलाता है। और ये जो कोक है इसका उपयोग उत्तम ईंधन के रूप में पानी के जहाजों में किया जाता है। कोक कम ईंधन में अधिक ऊर्जा देता है और बहुत कम धुआं देता है, इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। तो इसे कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको प्यारे बच्चों? कोक का उपयोग उत्तम ईंधन के रूप में जहाजों में, पानी के जहाजों में किया जाता है। इसके अलावा पॉपकॉर्न सेकने करने में, या चनों को सेकने में, ज्वार बाजरा को सेकने में इसका उपयोग किया जाता है। कोक का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। अगला प्यारे बच्चों, अगला था चारकोल। चारकोल को तो आप सब जानते ही हो, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा चारकोल, तो सभी के दिमाग में आ रहा होगा साहब चारकोल ये वही तो है डांबर जो सड़क बनाने का काम आता है, जिसे तारकोल कहते हैं। नहीं भैया, वो नहीं है, वो तारकोल डांबर अलग होता है, उसे तो भूगर्भ को जमीन के खोद करके निकाला जाता है। ये चारकोल है। चारकोल की अगर हम बात करें तो चारकोल क्या होता है? लकड़ी अथवा सेलुलोज को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में या अल्प उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त पदार्थ चारकोल कहलाता है। चारकोल वैसे आपने पढ़ा होगा अस्थि का चारकोल, हड्डी का चारकोल होता है। हड्डी को जलाने के बाद जो बनता है वो अस्थि चारकोल कहलाता है। ऐसे लकड़ी का चारकोल होता है काष्ठ चारकोल। लकड़ी सेलुलोज का वायु की अल्प उपस्थिति में, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो चलेगी नहीं, ऑक्सीजन कम उपस्थिति में आप जलाओगे तो प्राप्त पदार्थ चारकोल कहलाएगा। लेकिन चारकोल की कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। चारकोल क्या कहता है? यह विषैली एवं जहरीली गैसों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। चारकोल को विषैली अथवा जहरीली गैसों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। अतः इसका उपयोग सिगरेट के फिल्टर बनाने में, मास्क बनाने में, जो आजकल बड़े प्रचलन में जो मास्क आ रहे हैं, उन मास्कों की अगर अपन बात करें तो जो मास्क होते हैं मुख्य रूप से जो मेडिकल वाले मास्क होते हैं वो चारकोल के बने होते हैं, कपड़े वाले नहीं। कपड़े वाले मास्कों की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो सिगरेट के फिल्टर बनाने में, मास्क बनाने में जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो चारकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विषैली और जहरीली गैसों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। सिगरेट के जो नीचे लगा रहता है ढूंढ बूंद जो क्या बोलते हैं आप उसे, तो वो जो होता है ना वो चारकोल का बना होता है। जब आप सिगरेट पीते हो तो जो उसकी धुआं है या अवशिष्ट पदार्थ है, जहरीली गैस है, वो फिल्टर में उलझ जाती है, बॉडी के अंदर नहीं जाती, इससे नुकसान कम होता है सिगरेट पीने से। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करेंगे मास्क की, तो जैसे पुराने कुएं बावड़ियों में जहरीली विषैली गैसें बन जाती हैं। कई बार आप क्या करते हो, पुराने कुएं बावड़ियों में उतरते हो, तो कई बार बिना कुएं बावड़ी जब आप उतरते हो तो जहरीली गैस के बढ़ने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। कई बार न्यूज़पेपर में आ जाता है कि कुएं में से जहरीली गैस निकलने से 5 श्रमिकों की मौत, है ना। तो वो अगर अपन वास्तविकता में बात करना चाहे तो जहरीली विषैली गैस बन जाती है। तो अगर आपको पुराने कुएं बावड़े में उतरना होता है तो आप मास्क लगा करके उतरे, क्योंकि मास्क जो होता है जहरीली विषैली गैसों का अवशोषण कर लेता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है कि सिगरेट के फिल्टर बनाने में, मास्क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन के अकृष्टीय अपरूप चारकोल का उपयोग सिगरेट के फिल्टर बनाने में, मास्क बनाने में किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों बात करें सामान्य तापीय दाब पर चारकोल विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
करंट नहीं आता है इसमें, लेकिन ताप और दाब बढ़ाने पर चारकोल में भी अति चालकता का या सुपर कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों लास्ट है काजल। लास्ट क्या बोलो? काजल। काजल की अगर हम बात करना चाहें तो प्यारे बच्चों काजल भी कार्बन का एक क्रिस्टलीय स्वरूप है। कार्बनिक पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन, घी इत्यादि पदार्थों को वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त पदार्थ काजल कहलाता है। जब छोटे बच्चे होंगे तो आपने घी से, तेल से कई बार घर पर दिए लगा करके वो आपने काजल बनाया भी होगा। तो कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ, और जिनमें प्यारे बच्चों कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन इत्यादि को वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त पदार्थ काजल कहलाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है लगभग 99% तक कार्बन पाया जाता है। काजल में कार्बन की मात्रा लगभग 99% तक पाया जाता है। काजल का उपयोग काले रंग के निर्माण में, जूतों की पॉलिश में, काले रंग के निर्माण में और जूतों की पॉलिश में मुख्य रूप से काजल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे कार्बन के अक्रिस्टलीय स्वरूपों की कहानी थी। आगे चल के प्यारे बच्चों अब जो हम इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कार्बन का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कार्बन में। और कार्बन का वो जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्यारे बच्चों कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। प्यारे बच्चों ये जो कार्बन का टॉपिक खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, तो उसके बाद आपको कार्बन के जो क्वेश्चंस बनेंगे, यहां तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन की चर्चा किया करो, तो अपन ऐसा करेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा कर लेंगे। और उनकी अभी तैयार हो गया, मटेरियल चल रहा है, आपको हमारी वेबसाइट इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज पर डाल देंगे या इंस्टाग्राम पर डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप से जो आप जुड़े हुए बच्चे हैं हमारे जो 9929024072 एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है आपके लिए, वो नंबर आप बड़ी से नोट कर लीजिएगा 9929024072। इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स, प्रैक्टिस सेट ये प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे और वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जैसा भी है वो आपको सूचना देते रहेंगे। इनसे संबंधित जो पढ़ाएंगे ना उसका उस पर डाल दिया करेंगे डिटेल, तो जिससे आप आराम से उसको बाद में क्लास लेने के बाद आराम से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो वो डाल देंगे। कार्बन के यौगिक की अगर हम चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो कार्बन के यौगिकों में सबसे इंपॉर्टेंट पहला यौगिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या प्यारे बच्चों इसे लिखेंगे हम CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम यह चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कार्बन के यौगिक, और कार्बन के यौगिक में पहला यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखो ये CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो CO है ये कोबाल्ट है। ये कोबाल्ट तत्व होता है CO जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, पढ़ा होगा कोबाल्ट 60। ये वर्षा के जल में भी पाया जाता है कोबाल्ट 60, या कोबाल्ट जो है वर्षा के जल में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है वर्षा के जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो यह अत्यंत जहरीली, नशीली एवं निषेधक गैस है। यह अत्यंत जहरीली, नशीली एवं निषेधक गैस है। इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो मीठी यानी कि यह अत्यंत जहरीली, नशीली एवं निषेधक गैस है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वाहनों के ईंधन के जलने पर निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्यारे बच्चों वाहनों का ईंधन जलता है, तो वाहनों का ईंधन का मतलब पेट्रोल या डीजल की बात करें तो पेट्रोल जब डीजल जलता है तो जो गाड़ी का जो साइलेंसर होता है, चाहे बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो,
उससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं में निकलने वाली जो मुख्य प्रदूषक गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हालांकि वो उससे और निकलने वाली जो गैस है वो और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वाहनों के ईंधन के जलने पर निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है, तो प्यारे बच्चों वो है कौन सी, बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह आपको ध्यान रखना है कि वाहनों के ईंधन आप जानते होंगे पेट्रोल या डीजल के जलने पर निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम आगे बात करें कि बंद कमरे में अंगीठी जिसे आप सिगड़ी बोलते हो, बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर बनने वाली मुख्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि ये जहरीली नशीली गैस है, इससे कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। कई बार क्या करते हैं गलती से क्या करते हैं, जो सर्दी के मौसम में, दिसंबर जनवरी के मौसम में क्या करते हैं लोग, वह कमरा बंद करके और अंदर सिगड़ी जला लेते हैं हीट के लिए, और सिगड़ी जलो करके उसमें कमरे को पूरा पैक कर देते हैं, सो जाते हैं। अब प्यारे बच्चों जो पैक कमरा उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वाहन जलेगा, ईंधन जलेगा, ईंधन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में गैस बनेगी, क्योंकि लकड़ी जलेगी, कोयला जलेगा तो कार्बन होता है, कार्बन जलेगा, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 पहले तो। लेकिन धीरे धीरे जब कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो कमरे में क्यों खुला तो होता तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती नहीं, बंद कमरा है, बंद की वजह से जैसे कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टूट जाएगा CO+O में, यानी कि कहने मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लग जाएगी। और जब बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी तो जब सांस लेंगे तो शरीर के अंदर जाएगी। अभी हमारा कमरा खुला हुआ है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। ये जो ऑक्सीजन जो गैस है, हमारे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन उससे क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन जब प्यारे बच्चों जब कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लग जाएगी, तो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक नया पदार्थ बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो व्यक्ति उस कमरे के अंदर है, पहले कार्बन ऑक्सीजन ले रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, और ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है पचित भोजन को कोशिकाओं के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचा रहा था। लेकिन अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बॉडी के अंदर गया, और ये एक जहरीला विषैला नशीला पदार्थ होता है, और ये जो बॉडी के अंदर चल जाता है तो खून में घुल जाता है, खून में घुल जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति निश्चेत का अवस्था में चला जाता है, नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि कभी वो दोबारा व्यक्ति जगता ही नहीं है और हमेशा के लिए सो जाता है, ठीक है ना। और व्यक्ति की बड़ी आसानी से मौत हो जाती है। मेरे हिसाब से तो सुसाइड करने का ये सबसे आसान तरीका यही होगा। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है। इसमें आसानी से व्यक्ति को गहरी नींद आ जाती है और अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए जब तक कि आपका कोई उद्देश्य ना हो। इसके अलावा अगर अपन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करना चाहें तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड से दो प्रमुख यौगिक बनते हैं। वो यौगिक जो हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड के जो दो यौगिक कौन कौन से हैं। तो ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन से क्रिया करके CO+N2 बनाती है। ये जो CO+N2 होता है इसे हम कहते हैं वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस, या प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 यानी कि वायु अंगार गैस, या इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। और दूसरा यौगिक बनता है CO+H2। इस CO+H2 है, इसे हम बोलते हैं भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस, या इसे जल अंगार गैस, या प्यारे बच्चों इसे वाटर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? वाटर गैस।
अब ये मिश्रण गैस क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्रोड्यूसर गैस है या वायु अंगार गैस है। तो प्यारे बच्चों याद रखने का सीधा सा तरीका है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो CO प्लस N2 वायु अंगार गैस। दूसरे भाप अंगार गैस या जल अंगार गैस, जल या पानी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दोनों, जल का सूत्र होता है H2O, पानी का सूत्र H2 होता है ना, तो जल के हाइड्रोजन के दोनों ऑक्सीजन के। तो भाप में या भाप पानी की तो वाष्प बनती है, भाप बनती है वाटर की। तो जल जो है उसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। तो CO प्लस H2 जल अंगार गैस और CO प्लस N2 क्या बोलो? वायु अंगार गैस होती है। तो इनका उपयोग ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये भैया CO प्लस N2 वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस और CO प्लस H2 भाप अंगार गैस या जल अंगार गैस भी कहते हैं। इनका उपयोग कभी कभार इनका उपयोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए या युद्ध गैस के रूप में भी किया जाता है। युद्ध गैस के रूप में, क्योंकि हानिकारक होती है, हानिकारक गैस होती है, नशीली गैस होती है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए तो इस गैस को छोड़ा जाता है। तो इससे क्या भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो ये जो कहानी थी ये कार्बन के पहले यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी थी। अब हम इसमें आगे चल के बात करते हैं कार्बन का दूसरा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट यौगिक और कई बार यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन का अगला यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो प्यारे बच्चों दूसरा यौगिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कार्बन का सेकंड यौगिक हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है। वायुमंडल में देखो पाई जाने वाली जो गैस है उनकी अगर अपन चर्चा करें तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, तो देखो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन N2, और जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में पाई जाती है 78.21%। दूसरी जो है वायुमंडल में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहते हैं 20.89%। तीसरी जो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस हो आर्गन है, आर्गन ये लगभग पाई जाती है 0.934% के आसपास। अगली फोर्थ जो है वायुमंडल में वो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कई बार एक क्रम पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, आर्गन को बाद में कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले करते। तो आंसर क्या होता है? आरएस प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन आया, आईएएस प्रीलिम्स में भी आया। क्वेश्चन आता है वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चे सोचते हैं यार आर्गन का नाम कम सुन रखा है, आर्गन ही सबसे कम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो इतना प्रदूषण है, जबकि नहीं प्यारे बच्चों वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आर्गन से भी कम पाई जाती है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है वायुमंडल में। तो प्यारे बच्चों ये वायुमंडल में पाई जाने वाली अति अल्प प्रमुख गैस है 0.03%। आगे चल के हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बात करें तो कार्बन के जलने पर जो गैस प्राप्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ईंधन के जलने पर जैसे कार्बन है, कार्बन जलेगा किससे? ऑक्सीजन से, क्या बनेगी बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अगर अपन आगे चल के बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भार की बात करें, केवल वजन आ जाता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होता है, तो भैया कार्बन का वजन होता है C612। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, तो कार्बन का भार हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8O16। एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। अरे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के 32, तो 12 और 32 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु का जो भार है, एक अणु का भार वो कितना होता है बोलो? 44 है। ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, वेटेड। देखो नाइट्रोजन का वजन होता है 7N14, N2 का 14 दूना 28, ऑक्सीजन का 8 और 16 दूना 32, आर्गन का होता है 36, और प्यारे बच्चों ये जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका 44 होता है। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, वजनदार जो गैस है वायुमंडल में, तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये हल्की अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कैसे होती है? हल्की
अम्लीय होती है, इसकी एसिडिक प्रवृत्ति होती है, हल्की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। कौन बोलो भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कम हानिकारक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा दुनिया में बदनाम है, लेकिन हानिकारक उससे थोड़ी सी कम है। आगे चल के अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कहा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। कई बार क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अब ये शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक अप्रसार होता है, प्रसार में होता है फैलना, अप्रसार होता है सिकुड़ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अचानक अप्रसार हो जाए तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, ठोस अवस्था में आ जाती है। तो इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। आरएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऐसे सीजीएल में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन की तारीफ की जाती नहीं कम है। क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आगे चल के हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। क्वेश्चन आता है अग्निशामक यंत्र जो होते हैं या आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यानी कि अगर अपन बात करें तो पायरीन का उपयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग किया जाता है। बिजली से जो आग लगती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझती नहीं है। ये आपको थोड़ा सा इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखने का। आगे क्वेश्चन आता है आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? मोस्टली तो यही क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करना चाहें तो यह कहा जाता है कि वैश्विक उष्णता में कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान है वो लगभग 14% है। क्योंकि भाई वैश्विक उष्णता जो पृथ्वी का जो तापमान है इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, पृथ्वी का जो तापमान है इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, थोड़ा रिकॉल करना, तो वैश्विक उष्णता में सबसे अधिक जो योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। ऐसा कहा जाता है वैश्विक उष्णता की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में या वैश्विक उष्णता में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान है। इधर अगर हम बात करें मीथेन CH4 का 20% योगदान है। इसके अलावा हम बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% योगदान है और हास्य गैस लाफिंग गैस N2 और नाइट्रस ऑक्साइड का 6% योगदान है। एक बार आईएएस प्रीलिम्स में पूछा था एक क्रम और आरएएस प्री 16 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि वैश्विक उष्णता में सबसे अधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान है, जबकि मीथेन का वैश्विक उष्णता में 20% योगदान है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% योगदान है और सबसे कम नाइट्रस ऑक्साइड या N2O का योगदान है। तो वैश्विक उष्णता यानी जो पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि हो रही है इसको प्रभावित करने वाला मुख्य अगर कोई कारक है तो प्यारे बच्चों कौन है? बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें, फेमस जो ग्रीन हाउस गैस है वो ग्रीन हाउस गैस भी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ये तापमान को बढ़ाने काम आती है। जो ठंडे इलाके होते हैं वो ग्रीन हाउस बना दिए जाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका थोड़ा तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करना चाहें
तो किण्वन की प्रक्रिया में, किण्वन होता है फर्मेंटेशन, आपने सुना होगा, आगे हम पढ़ेंगे किण्वन या फर्मेंटेशन। बड़े बड़े खाद्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सड़ाकर अथवा गलाकर छोटे छोटे खाद्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाता है। किण्वन की प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एथिल अल्कोहल के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करना चाहें तो ये तो आपको पता चलेगा भाई हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है ना, और इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, और शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये सिंपल सी कहानी थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आपसे मिलेंगे मीथेन के साथ, और मीथेन को बड़े प्रॉपरली वे में हम पढ़ेंगे आगे कहानी। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आपने बड़े प्यार से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।